हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से अपने मिशन जेआरएफ वाले टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज पार्ट नंबर 19 पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ 20 क्वेश्चंस के ऊपर, और ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे आप नेट के लिए एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे आप टीजीटी, चाहे आप पीजीटी, हर एग्जाम के लिए ये यूजफुल होने वाला है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पर आप मेरे यहाँ लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप यहाँ से पीडीएफ एंड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन जो पूछा गया है कब आयोजित होता है। तो ये प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित होता है, वो भी ये सितंबर महीने में शुरू होता है। ठीक है, सितंबर माह में ये स्टार्ट होता है, ये सितंबर माह में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, महासभा का अधिवेशन या कह लें, ठीक है, बुलाया जाता है। When is the session of a United Nations General Assembly held? तो once a year, ठीक है, once a year। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। यहां पर आपको देखना है, महासभा के द्वारा वर्ष 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या गलत है, ये आपको सबसे पहले चीज आइडेंटिफाई करना होता है कि महासभा के द्वारा 1950 में कोई शांति के लिए प्रस्ताव या एकता प्रस्ताव पारित किया गया भी है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था वो कोरिया संकट के समय, कोरिया संकट के लिए था। ठीक है, कोरिया रिपब्लिक में एक क्राइसिस आ गया था, उस क्राइसिस से निपटने के लिए महासभा ने 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अब कारण पूछा गया है कि ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव सुएज संकट के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। तो नहीं, सुएज संकट के नहीं, बल्कि कोरिया संकट के संदर्भ में ये प्रस्तुत किया गया था। सुएज जो है, सुएज नहर का मामला आया था 1956 में। ठीक है, जब हम सुएज नहर पढ़ेंगे, जब हम शक्ति के लिए या फिर सारी चीजों को पढ़ेंगे, वहां पर तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए एक कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है और कारण क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन नंबर सी, द यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द जनरल असेंबली इन 1950 फॉर द कोरिया, फॉर द कोरियन कॉन्फ्लिक्ट या कोरियन क्राइसिस। ठीक है, रीजन है द यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सुएज क्राइसिस। तो नहीं, सुएज क्राइसिस के संबंध में नहीं था ये। अब यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, 3 नवंबर 1950 को महासभा ने संकल्प 377 एवी को अपनाया, जिसे शांति के लिए एकजुट होना शीर्षक दिया गया था। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना, 3 नवंबर 1950 को। अगर खास करके आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो डेट वाइज जरूर याद रखिएगा, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद होना चाहिए। अब देखिए, इस संकल्प को अपनाना सोवियत समाजवादी गणराज्य की रणनीति के जवाब में आया था, जो उत्तर कोरिया के सैन्य बलों द्वारा कोरिया गणराज्य के खिलाफ किए गए आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाने वाले किसी भी उपाय को रोकने के लिए क्या था, एक प्रयास था। यानी कि सोवियत गणराज्य ने, सोवियत संघ ने अपनी एक रणनीति अपनाई, जिससे कि उत्तर कोरिया को इसने समर्थन दिया, और उत्तर कोरिया ने कोरिया गणराज्य में या कोरिया गणराज्य के खिलाफ क्या किया, सैन्य आक्रमण किया, जिससे कि इस कोरिया गणराज्य को बचाने के लिए सुरक्षा परिषद ने कुछ अपने शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, बाध्यकारी निर्णय लेने के मामले में सुरक्षा परिषद की स्थिति क्या होती है, काफी दृढ़ होती है। यानी जो भी निर्णय अगर बाध्यकारी लिए जाने हैं, ठीक है, फोर्सफुली अगर कोई भी निर्णय लिया जाना है तो वो निर्णय कौन लेता है, सुरक्षा परिषद लेता है। लेकिन कभी कभी मामला ऐसा आ जाता है कि सुरक्षा परिषद निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। कब, जब वीटो का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का मामला जब युद्ध चल रहा था, तो इस पर वीटो
अगर सुरक्षा परिषद कोई निर्णय तभी ले सकता है जब पांचों अस्थायी सदस्यों का क्या हो, पॉजिटिव अप्रोच हो, यानी सभी की सहमति हो। ठीक है, अगर 4 ने सहमति दे दी, 1 ने वीटो कर दिया, तो क्या होगा, सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा या किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि बाध्यकारी निर्णय जो होते हैं ज्यादातर मामलों में सुरक्षा परिषद ही लेती है। पर शीत युद्ध की राजनीति ने काफी लंबे समय तक इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न की। ठीक है, यहां तक कि वर्तमान समय में भी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के मामले में सुरक्षा परिषद एक प्रभावी उपकरण नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इसमें वीटो पावर है ना। वीटो पावर है तो वीटो पावर में पांचों देश जो हैं, जरूरी नहीं कि पांचों जो स्थायी मेंबर हैं यहाँ के वो एक पक्ष में निर्णय दे या सभी का निर्णय एक जैसा हो। ठीक है, इस तरह कभी कभार जब सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करने में असफल रहती है या समर्थ रहती है, तो विश्व जनमत को अभिव्यक्त करने और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के बीच शांति स्थापना का दायित्व किसके पास पहुंच जाता है? महासभा के कंधों पर आ जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि जब सुरक्षा परिषद कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तो उसकी जगह पर फिर निर्णय लेने का अधिकार किसके ऊपर आ जाएगा? जनरल असेंबली या महासभा के ऊपर आ जाता है। ठीक है, यही सारी चीजें आपको समझनी होती है एक्सप्लेनेशन में। सेम चीजें जो है इंग्लिश मीडियम में भी दी हुई है, यहाँ पर आपको समझना है। ऑन द 3rd November 1950 द जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन 377 AV entitled the Uniting for a Peace. The adoption of this resolution come in the response of the strategy of a Union of a Soviet Socialist Republics to the block any measures that the Security Council could be take the prevent aggression against the Republic of Korea by the military forces of North Korea. ठीक है, the Security Council has a strong position in a matter of a binding decision. ठीक है, बाइंडिंग डिसीजन जब लेना होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो पोजीशंस होती है वो स्ट्रांग होती है। बट अगर बात किया जाए पॉलिटिक्स ऑफ अ कोल्ड वॉर के टाइम पे इन अ लॉग हैंडेड इट्स पाथ, कोल्ड वॉर के टाइम पे इसके सामने बहुत सारी ऑब्स्टेकल आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है। इवन द प्रेजेंट टाइम, यहां तक कि अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज नॉट बीन एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहां तक कि अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में भी सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने में। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं दस टाइम देन व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल is is unable or fails to fulfill the responsibility of expressing the world opinion and mediation for peace and peace between parties, and the disputes fall on the shoulder of a general assembly. तो जब कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल अपना डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं रह जाती तो उसकी जगह पर डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जनरल असेंबली के पास आ जाती है। वही सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में दी हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य है, देखना सतत विकास लक्ष्य। दूसरा होता है एक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। दो चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं MDG, आई थिंक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको बोलते हैं SDG। ठीक है, एक है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक है MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है ये स्टार्ट हुआ था 2000 से लेकर सन 2000 से 2015 तक चला था। ठीक है, जब इसके लक्ष्य पूरे हो गए तो इसके बाद आया सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य कब आया? 2015 से आया, ये स्टार्ट हुआ और 2030 में इसके लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। ठीक है, ध्यान रखना ईयर भी 2030 तक इसके लक्ष्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाना है। और सतत विकास में जो कितने लक्ष्यों को पूरा किया जाना है, तो 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्यों को
17 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, 17 गोल्स हैं, इनको अचीव किया जाना है। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में 8 गोल्स थे। कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे, इनको अचीव किया जाना था। अब आप बताइएगा सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा कब की गई? तो सीधा सा आंसर होगा 2015 में, क्योंकि 2015 में अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। Which year the Sustainable Development Goals were announced by the United Nations in a year 2015 to 2015 से लेकर के 2030 तक इसको पूरा किया जाना है, ठीक है। कितने लक्ष्य हैं इसमें, कितने गोल्स हैं? तो 17 गोल्स हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं SDG। एक है MDG, MDG जो 2000 में स्टार्ट हुआ और 2015 तक ये चला था। चलिए यहाँ पे देखते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG इसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030, ठीक है। एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से हम जानते हैं, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में, ध्यान रखना सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया गया और 1 जनवरी 2016 को क्या हो गया? लागू हो गया। ध्यान रखना कि ये स्वीकार कब किया गया था? 2015 में इसको एक्सेप्ट किया गया और इसको इन्फोर्समेंट कब किया गया, लागू कब किया गया? तो 2016 को, ठीक है। SDG लागू कब हुआ? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2016 में लागू होता है ये, ठीक है। और ये बनाया कब गया? तो 2015 में बनाया गया, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके तहत कितने लक्ष्य हैं, कितने गोल्स हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। इसके तहत टोटल 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है, जिन्हें 2016 से 2030 की अवधि में प्राप्त करना है, ठीक है। यानी 2015 में तो ये बना और 2016 से क्या हो गया? ये लागू हो गया। तो 2016 से लेकर 30 के बीच में हमें इसको अचीव करना है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इसमें 8 लक्ष्य जो हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से भी लिए गए हैं, यानी MDG से भी कितने लक्ष्य लिए गए हैं? 8 लक्ष्य जो है MDG से भी लिए गए हैं, जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है इसे। वर्ष 2015 से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को निर्धारित किया गया है। कितने लक्ष्य को? 2015 या 15 वर्षों के लिए इसका लक्ष्य बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि 2000 से 2015 तक की अवधि के लिए क्या चलाया गया था? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को स्टार्ट किया गया था, यानी MDG 2000 से चला 2015 तक, ठीक है, 2015 तक की प्राप्ति योजना बनाई गई थी, जिसकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी, ठीक है। तो अब इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है। ठीक वही चीजें यहां पर भी दे रखी हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड करिएगा, है ना। कोई बहुत ज्यादा इसमें तोप चलाने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका एजेंडा 2030 तक है पूरा करने के लिए और इसमें 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये जो है इंप्लीमेंट कब हुआ? 2016 में हुआ 1 जनवरी को। और ये एक्सेप्टेड कब हुआ था? ये बनाया कब गया था? 2015 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके 17 गोल्स हैं और 169, ठीक है, 169 जो है सब गोल्स भी हैं इसमें, जो 2016 से लेकर 2030 के बीच में इसको अचीव किया जाना है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई इतना टफेस्ट नहीं है, इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को संयुक्त राष्ट्र ने कब इसे प्रस्तुत किया था? 2000 में इसे अपनाया गया था। ये 8 लक्ष्य थे जिनका मकसद दुनिया भर में लोगों के जीवन को क्या करना था? बेहतर बनाना था, ठीक है। यानी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया भर में, ठीक है, लोगों के जीवन को बेहतर और बेहतर बनाना था, ठीक है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, पर्यावरण क्षरण जैसे मुद्दों पर काम किया गया और ये लक्ष्य 8 थे, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 8 लक्ष्य कौन कौन से थे, ठीक है। इसमें कहीं पर भी
आपको रोजगार की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। रोजगार की बात इसमें आप इतना पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको रोजगार की बात इसमें नहीं मिलेगा कि रोजगार देने की बात इसमें की गई है। चाहे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में की बात करें, चाहे आप बात कर लें सतत विकास लक्ष्य के, ठीक है, कहीं पर भी आपको रोजगार देने की बात नहीं की गई है। कभी कभी एग्जाम में ये बातें भी दे देता है कि रोजगार देने की बात कहीं पर की गई है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन इजी है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इजी बन जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की लोक कल्याणकारी, पर्यावरणीय और मानवता के उत्थान संबंधी भूमिका को सुनिश्चित किया गया है। तो बिल्कुल सही है, ये मानव के जीवन को और बेहतर बनाना चाहती है। मानव के जीवन को लोक कल्याणकारी, पर्यावरण को सुरक्षित करना और मानवता के उत्थान के लिए क्या है, ये 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के माध्यम से। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, आपका कथन सही है। रीजन देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो बिल्कुल गलत है, 2030 तक है ये, ठीक है, ठीक है। 2000 SDG जो शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था, और ये लागू कब हुआ, 2016 में लागू होता है, और 2016 से 2030 के बीच में इसको अचीव किया जाना है, ठीक है। 2030 तक, 25 नहीं होगा, 2030 होना चाहिए था यहाँ पर। तो इस हिसाब से कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन अ पब्लिक वेलफेयर इन्वायरमेंट एंड upliftment of a humanity has been ensured through the sustainable development goals। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन आपका। द रीजन क्या है, द टारगेट इज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द 2025। तो ये नहीं होगा, 2023 में है, 2030 में है, सॉरी 2030 में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सुरक्षा परिषद, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में मूल रूप से, ध्यान रखना, मूल रूप से पूछा गया है कि सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो मूल रूप में सदस्य जो थे वो 11 थे, 5 जो थे परमानेंट थे और 6 जो थे नॉन परमानेंट थे, ठीक है। 5 जो थे स्थायी थे और 6 जो थे अस्थायी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कुल 11 सदस्य थे। व्हाट वाज द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द यूनाइटेड नेशंस? तो टोटल मेंबर्स थे ओरिजिनली 11। चलिए इजी क्वेश्चन है फिर से। संयुक्त राष्ट्र में न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत इसके कार्यों को कब से स्थगित मान लिया गया है? तो 1994 से इसके कार्यों को स्थगित मान लिया गया है, क्योंकि अंतिम जो राष्ट्र था पलाऊ, पलाऊ आजाद हो गया, ठीक है। पलाऊ ने अपनी स्वतंत्रता, अपना शासन खुद से चलाने के लिए सक्षम बन गया। तो तब से सिक्योरिटी काउंसिल में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी, सॉरी यूएनओ में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र में जो न्यास परिषद है, इसकी भूमिका अब स्थगित मानी जाती है, या अब ये इसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। सिंस when has the work of a trusteeship council of the United Nation has been suspended? तो सस्पेंड हो गई 1994 से, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और अब थोड़ी सी आवाज में आपको इश्यू आ सकता है। क्या दिक्कत होती है कि माइक जो लगी होती है वो स्वेटर के अंदर लगी है, शर्ट में, क्योंकि स्वेटर के ऊपर डायरेक्टली माइक को अटैच करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो इस वजह से थोड़ी सी वॉइस में क्लैरिटी हो सकती है, धीमी आवाज आए आपको लगे, बट कोशिश ये रहेगी कि आप थोड़ा सा सही तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करें और थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, क्या ये सही है? 5 वर्ष के लिए होती है, 6 वर्ष के लिए होती है, 8 वर्ष के लिए होती है, 9 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं, ठीक है, यूएनओ के जो महासचिव हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए ही होती है। तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका, कि संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक महासचिव को 2 कार्यकाल के लिए लगातार अवसर दिया जाता है। क्या ये बात सही है? तो गलत है। जरूरी नहीं कि किसी भी महासचिव को लगातार 2 वर्ष का कार्यकाल
या 2 टर्म का कार्यकाल मिले, ठीक है। दूसरे टर्म के कार्यकाल के लोगों की सहमति या सदस्य राष्ट्रों की सहमति आवश्यक है। बिना सहमति के लगातार आप 2 टर्म तक नहीं पद पर बने रह सकते। तो पहला कथन सही है और कारण गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन सही और कारण गलत है। द यूनाइटेड नेशन यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 years, तो बिल्कुल करेक्ट है। एवरी सेक्रेटरी ऑफ अ जनरल, every secretary general in a united nation is a given to opportunity to serve 2 consecutive terms, तो ऐसा नहीं है, गलत है ये बिल्कुल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के कौन से ऐसे महासचिव हैं जिन्होंने पहले कार्यवाहक महासचिव बने और बाद में अस्थायी महासचिव के रूप में काम करते हैं? तो ये है आपके यूथॉन्ट, ठीक है, यूथॉन्ट है। पहले ये कार्यवाहक महासचिव बनते हैं, उसके बाद ये बनते हैं स्थायी यानी परमानेंट, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ यूएन सेक्रेटरी जनरल हु फर्स्ट सर्व एज अ एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल एंड लेटर एज अ परमानेंट सेक्रेटरी जनरल? तो यूथॉन्ट आपके प्रथम एशियाई महासचिव भी कहे जाते हैं ये। अब क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में निम्न में से सही कथन को बताना है कि कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत 21 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। तो कितने न्यायाधीश हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ये आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे आपको हो सकता है एक्सप्लेनेशन में चीजें मिल जाएं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आई थिंक मुझे लगता है 9 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है। अब दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से BN राव कार्य कर चुके हैं न्यायाधीश के रूप में, तो बिल्कुल सही है अभी तक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार राष्ट्रों पर केवल, देखिए दे रखा है केवल ना, तो केवल है तो अपने आप ही गलत होगा, आपको पता है। राष्ट्रों पर केवल बाध्यकारी रूप से माना गया है, तो गलत है, बाध्यकारी रूप से नहीं, सहमति के द्वारा भी लोग राष्ट्रों के ऊपर, अगर 2 राष्ट्र अगर आपस में आकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई मुकदमा चलाते हैं तो फिर जो है आपसी सहमति से, है ना, अगर आपसी सहमति से 2 राष्ट्र आकर के किसी मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय फिर क्या होता है, तब इनके लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है। तब उस चीज पर होना चाहिए था। तो इस हिसाब से ये भी गलत है। केवल 3 ऑप्शन सही है, तो केवल 3 किसमें है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल थर्ड आपका सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। देयर इज अ 21 जजेस अंडर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये भी गलत है। द टेन्यूर ऑफ ईच जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 5 years, तो ये भी गलत है, 9 years है। और 15 जजेस होते हैं, ये बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। BN राव हैज अ वर्क ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये करेक्ट है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंसीडर्ड बाइंडिंग ऑन द नेशनल ओनली, तो ओनली आ गया, तो इसलिए भी ये गलत है। तो इस हिसाब से गलत कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4 गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, केवल 3 सही है। अब यहाँ पे चीजों को आप समझ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा के द्वारा, ठीक है, कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों का चुनाव होता है वो कौन सी सभा करती है, सुरक्षा परिषद करती है, महासभा करती है, या कौन सा यूनो का पार्ट करता है, तो महासभा के द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ध्यान रखना 15 जजेस की अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन होता है यहाँ पर। यह न्यायाधीश जो है कितने साल के लिए काम करते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और फिर से ये चुने जा सकते हैं, ठीक है। एक बार चुने गए तो दोबारा भी ये चुने जा सकते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के करती है। अगर महासभा ने चुनाव किया, सुरक्षा परिषद उस पर क्या करती है, मुहर लगाने का काम करती है। चलिए, हर साल जो है हर 3 साल में 5 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष में इन 15 न्यायाधीशों में से 5 जो हैं चुने जाते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र का नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते। न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है,
15 है, लेकिन न्यायालय को चलाने के लिए उसका कोरम जो होता है, ठीक है, कोरम है 9। जब तक न्यायाधीश नहीं बैठेंगे तब तक जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट काम नहीं कर सकता, ठीक है। निर्णय जो लिए जाते हैं बहुमत के अनुसार लिए जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर 15 लोग हैं तो 15 में से 9 लोग, ठीक है, बहुमत के आधार जिसका बहुमत होगा, ठीक है, 8 या उससे अधिक जिस जब निर्णय आता है तभी इसको बहुमत मान सकते हैं। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में है। यह क्या है, यूनो का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत की गई थी। यह नीदरलैंड की राजधानी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है, द हेग में है, जो नीदरलैंड की राजधानी भी है। इसे विश्व की अदालत भी कहा जाता है। यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा भी करता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स आपको जरूर एग्जाम में काम आएंगे, है ना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CUET की कर रहे हो, चाहे आप PhD की कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वही सेम चीजें जो है इंग्लिश मीडियम में भी है। 15 जजेस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये जजेस इलेक्टेड होते हैं 9 ईयर्स के लिए, ठीक है, और ये री इलेक्टेड भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, री इलेक्टेड भी हो सकते हैं। जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों मिलकर इसका क्या करती है, कहीं ना कहीं दोनों का योगदान होता है, ठीक है। एवरी 3 ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड फॉर 5 सीट्स, ठीक है। 5 सीट्स के लिए हर 3 साल में, एवरी 3 ईयर्स में क्या होता है, इलेक्शन होता रहता है। एवरी 3rd ईयर 5 आउट ऑफ दीज 15 जजेस कैन बी इलेक्टेड। नो 2 जज कैन बी फ्रॉम द सेम नेशंस, ठीक है। 2 जजेस जो हैं, 2 जज एक ही कंट्री से नहीं हो सकते हैं, एक ही नेशन से नहीं हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जज कितने हैं इस कोर्ट में, 15 है। कोरम इसका कितना है, 9 है, ठीक है। 9 मेंबर होंगे तभी इसका कोरम जो है पूरा हो पाएगा, ठीक है। इसका कोरम कितना है, 9 है। मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन ऐड करने से चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाती हैं, ठीक है। 9 इसका क्या है, कोरम है, ठीक है। डिसीजन आर टेकन एज पर द मेजोरिटी डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के बेस पर लिया जाता है इसमें, ठीक है। अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कुछ इसके बारे में है ना, जैसे कि ये क्या है, यूनो के चार्टर के थ्रू ये बना, और ये कब बना, 1945 में बना, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, लोकेटेड कहां पर है, ये तो कह सकते हैं कि हेग में है ये, ठीक है, जो कि नीदरलैंड्स की क्या है, कैपिटल है हेग, यहां पर है। इसको हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, इट सेटल्स द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, ये राज्यों के बीच, जो स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको ये सेटलमेंट या शॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट 2005 में प्रस्तुत की थी? तो ये कॉफी अन्नान रिपोर्ट आई थी 2005 में, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि सुरक्षा परिषद में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉफी अन्नान की रिपोर्ट थी, कॉफी अन्नान, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस क्या है, वर्तमान में है अभी, ये वर्तमान में है, ठीक है। द कमिटी फॉर्म्ड अंडर द chairmanship of which secretary general of a United Nations submitted its reports for the reform of a Security Council in the year 2005. Kofi Annan is the correct option. अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस की आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सही तरीके से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो WTO के बारे में सबको पता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1 जनवरी 1995 को बना था, ठीक है। आपका एक में 2 मिल गया। आप देखिए ऑप्शन में फर्स्ट में 2 किस में है, बी वाले ऑप्शन में है। तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में है तो यहां पर आपको सारी चीजें सीखनी है ना। फिर G20 बना आपका 1999 में, 1999 में बना। आसियान 8 अगस्त 1967 को बना, और संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन SCO, ठीक है, संघाई सहयोग ऑपरेशन जो बना था ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 2001 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आसियान की स्थापना वेदांत काल में की गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब वेदांत काल को हम डिटेंट काल भी कहते हैं, यानी कि अब ये उस समय किया गया था 1967 का कॉल। ठीक है, आसियान उस समय बना था जब वेदांत का समय चल रहा था शीत युद्ध में। यह एक ऐसा क्षण था जहां पे एक तरीके से कह सकते हैं कि शीत युद्ध में जो है तनाव की कमी आ गई थी, यानी कि अब खींचातानी कम थी। ठीक है, कारण क्या है इसका? आसियान की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई है, तो गलत। ये सोवियत संघ के विरोध में की गई थी, सोवियत संघ के खिलाफ है ये। इसका उद्देश्य क्या था? आसियान का मेन उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना, खास करके पूरब के दक्षिण एशियाई देशों में। ठीक है, खास करके दक्षिण एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, पूर्वी एशियाई देशों में, एशियाई देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए लाया गया था, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए लाया गया था आसियान। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आसियान वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द सोवियत एरा, आसियान वाज एस्टैब्लिश विद द कॉपरेशन ऑफ सोवियत यूनियन, तो ये गलत है। ये कॉपरेशन सोवियत यूनियन के कॉपरेशन से नहीं बनाया गया था। ठीक है, वेदांत काल यहाँ पे डिटरेंस होना चाहिए था। सोवियत एरा नहीं होना होगा। यहाँ पे डिटेंट होना चाहिए था। ठीक है, डिटेंट एरा, सोवियत एरा नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट सही है और रीजन क्या है? बिल्कुल गलत है। अब यहां पर आपको बताना है कि आसियान प्लस 3 कब बनाया गया था, आसियान प्लस 3 की स्थापना कब की गई थी। और क्वेश्चन पूछा गया है आसियान प्लस 3 के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है। ठीक है, आसियान प्लस 3 में चीन आता है, जापान आता है और साउथ कोरिया आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है आसियान प्लस 3 में नहीं आता है। याद रखिएगा, चीन, जापान प्लस दक्षिण कोरिया, ये आसियान प्लस 3 के मेंबर्स हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड आसियान प्लस 3, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आसियान प्लस 3 का मेंबर नहीं है। जापान, चाइना और दक्षिण कोरिया इसके मेंबर हैं। आसियान प्लस 3 कब बनाया गया? हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसियान प्लस 3 कब बनाया गया था। ठीक है, मेंबर तो नेट के बार आई थिंक नेट के पेपर में पूछा गया है आसियान प्लस 3 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज नहीं आती हैं। ठीक है, आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों में से सबसे आखिर में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था? सबसे लास्ट में कौन सा कंट्री आया था? ठीक है, तो कंबोडिया 1999 में आया था, सबसे लास्ट में 1999 में। विच कंट्री ज्वाइन द आसियान लास्ट अमंग द इट्स 10 मेंबर्स नेशंस, तो कंबोडिया वाज ज्वाइंड 1999। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आसियान के 5 प्रारंभिक सदस्य कौन थे? प्रारंभिक प्रारंभिक सदस्य कौन थे? ये चीज बताना है आपको। बताएंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं बताएंगे तो भी अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ष 2022 में आसियान के सदस्य राष्ट्रों के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता प्रारंभ हुआ है, तो बिल्कुल सही है। क्यों हुआ है? कारण क्या है? कारण इसका है कि आसियान एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहता है,
ये देता है, इसीलिए इसने क्या किया है 2022 में आसियान के सदस्य राष्ट्रों के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता प्रारंभ किया है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। The regional comprehensive economic partnership agreement has started with the member nations of ASEAN in the year 2022. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। Because ASEAN promotes the free trade in the Asia Pacific region, इसीलिए ये स्टार्ट किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का निर्माण जो है निम्न में से किस संधि के माध्यम से प्रमुख रूप से माना जाता है, किस संधि के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है? तो सबको पता है maastricht संधि आई थी 1993 में, 1993 में आई थी ये संधि। इसी संधि के द्वारा जो है यूरोपियन यूनियन की शुरुआत की गई थी। आप रोम की संधि, नीस की संधि, लिस्बन की संधि, maastricht की संधि, सारी संधियों को क्रमानुसार याद रखना, क्रमानुसार याद रखें, है ना? ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा IR तो सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। कौन सी कब आई थी संधि, क्या फीचर्स थे उन संधियों के, है ना, उनका क्रम कैसा रहा है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके समझेंगे। प्लीज अपना पैसा मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। कोचिंग में बिल्कुल भी आप पेड कोर्सेज मत खरीदिएगा। मेरी तरफ से एक ऑफर है न्यू ईयर का, सभी को पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर, है ना। और हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से मेरी तरफ से आपको ऑफर है 100% डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, 100% डिस्काउंट। बहुत लोग आपको 80% दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फ्री टोटल। तो आप फ्री में पढ़िए, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नए साल की शुरुआत में आप लोग अच्छे से अपनी शुरुआत कीजिए और पैसा बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आप पैसा अगर वेस्ट करना है तो आप PYQ ले लीजिए एक बस, है ना, PYQ ले लीजिए। अगर आपको और ज्यादा लेना है तो आप एक राजेश मिश्रा सर की बुक आती है वो ले लीजिए, ठीक है। वही पढ़ पढ़ के बच्चे JRF कर ले जाते हैं, आप उसको ले लीजिएगा, है ना। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये बुक, और अच्छी बुक है। आपको बेसिक से एडवांस सारी चीजें उसमें आपको एक शॉर्ट वे में दिखाई देंगी। हाँ, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होगा तो ये आपको समझने में बहुत अच्छी बुक लगेगी, ठीक है। बाकी मैं सारी चीजों को डिटेल में बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक की सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। हाँ, राजेश मिश्रा की बुक नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, वो गाइड है एक तरीके से। तो गाइड में आप गाइड का यूज तभी करें जब आप बेसिक चीजों को अच्छे से सीख लें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। The formation of a European Union is a primarily considered to have been through which of the following treaties? तो ये maastricht ट्रीटी आई थी, उसमें यूरोपियन यूनियन का जो है फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट निकला है वहां से, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे सर बीच में आप यहाँ पर क्यों थोड़ा सा फंसते हैं पढ़ने के लिए? फंसता इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बीच में स्क्रीन के सामने मेरे ट्राइपॉड रहता है और उसके ऊपर कैमरा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से बीच का स्क्रीन का कुछ वर्ड्स इधर उधर देखना पड़ता है, इधर से देखना पड़ता है या इधर से करके देखना पड़ता है। और स्क्रीन भी मेरी थोड़ी सी कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है ये 32 इंच का डिस्प्ले है, तो इस वजह से मॉनिटर बड़ा है तो इधर से इधर, इधर से इधर देखने में थोड़ी सी इधर उधर करना पड़ता है ना। लैपटॉप है नहीं कि 10 इंच का या 12 इंच 15 इंच का छोटा सा स्क्रीन हो, तो आप इसको एग्जैक्टली एक फोकस में फ्रेम में देख सकते हैं। इसको देखने के लिए थोड़ा सा एक फोकस को भी आगे पीछे करना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारा, ये हम टहल के सारी चीजों को कर सकते हैं। हाँ, वो भी किसी दिन आ जाएगा, देखते हैं। बाकी यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि के जरिए हुई थी, बिल्कुल सही है। maastricht संधि जो है 7 फरवरी 1992 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, और ये संधि 1 नवंबर 1993 से क्या हो गई, लागू हो गई थी। हस्ताक्षर की बात की जाए तो 1992 और लागू होने की बात की जाए तो 1993। इस संधि के तहत जो है यूरोपियन यूनियन के सभी नागरिकों को एक देश से दूसरे देश जाने का समान अधिकार मिल गया, यानी कि अब एक देश से दूसरे देश में जाने का इक्वल राइट मिल गया, किससे, इस maastricht संधि के तहत, ठीक है। इस संधि ने यूरो एक एकीकृत मुद्रा के लिए ढांचा भी इसने बनाया कि यूरो ही क्या होगी, पूरे यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के लिए, पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए एक ही एकल मुद्रा का प्रचलन भी इस संधि के तहत इसने एक ऐसा ढांचा भी तैयार किया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द maastricht ट्रीटी। maastricht treaty was signed on 7th February 1992. The treaty came into force on
1 नवंबर 1993, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट में कब आया, फोर्सफुली लागू कब हुआ, तो 1993 में लागू होता है। अंडर द ट्रीटी ऑल EU सिटीजन्स हैड इक्वल फ्रीडम फॉर ऑफ अ मूवमेंट, ठीक है। द ट्रीटी ऑल्सो क्रिएटेड फॉर फ्रेमवर्क फॉर ऑफ द यूरो ऑफ अ यूनिफाइड करेंसी, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। हाँ, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीजों को और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा यूरोपियन यूनियन पर क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाया है, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, कंजर्वेटिज्म, है ना, इकोफेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सारे चैप्टर्स के अच्छे से पढ़ा करके सारे चैप्टर्स के ऊपर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो उसी तरीके से फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हमारा JRF के लिए अभी मोटा मोटा हमने स्टार्ट किया है कि हाँ भाई, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम सारी चीजों को प्रैक्टिस लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा एग्जाम में फायदा मिल जाए। बाकी हम डिटेल में सारी चीजों को करेंगे, उसके लिए आप परेशान ना रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यूरोपीय संघ में, यूरोपियन यूनियन में एक साझा मुद्रा यूरो का प्रारंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था। तो ये कब किया गया था, आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 1999 में किया, या 2000 में, या 2005 या 2004 में, कब किया गया था कि यूरोपियन संघ के लिए एक एकल मुद्रा या साझा मुद्रा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये 1999 में किया गया था, ठीक है। यूरो अ कॉमन करेंसी in the European Union was introduced in which of the following years, तो 1999, 1999 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। यूरोपीय संघ में एक साझा मुद्रा यूरो की शुरुआत 1 जनवरी 1999 को हुई थी। हालांकि यूरो के नोट और सिक्के 1 जनवरी 2002 को ही जारी किए गए थे, ये भी ध्यान रखना है। नोट और सिक्कों की बात की जाए तो 2002 में, और यूरोप की जो साझी मुद्रा यूरो है वो 1 जनवरी 1999 को लॉन्च हो गई थी। यूरो को यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB नियंत्रित करता है, ठीक है। यूरो मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक बनाया गया है, ठीक है, तो वही इसको कंट्रोल करता है। द यूरो अ कॉमन करेंसी इन अ यूरोपियन यूनियन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ January 1st 1999. However, euro notes and coins were not issued until the January 1st 2002. The euro is regulated by the European Central Bank ECB, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में है। यूरोपियन संघ के विषय में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही स्टेटमेंट को बताना है, आपको सही कथन को पहचानना है। यूरोपियन संघ की स्थापना में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय स्टील और कोयला समुदाय जैसे संस्थानों ने अपनी भूमिका निभाई, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन नहीं बन गया, बल्कि सबसे पहले यूरोपियन आर्थिक समुदाय था, फिर इसके बाद यूरोपियन स्टील और कोयला समुदाय बना, फिर इसके बाद धीरे धीरे चल के क्या बनता है, यूरोपियन यूनियन आता है, जो कि maastricht संधि होती है उसके तहत, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर यूरोपीय संघ में वर्तमान में 24 सदस्य हैं, तो ये गलत है। अब कितने सदस्य हैं, अब 27 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के साथ यूरोपीय संघ के सम्मेलन वर्ष 2000 से ही आयोजित हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो सम्मेलन होता है, ये 2000 से ही स्टार्ट है। तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। यूरोपियन संघ में 2020, यूरोपियन यूनियन में 2020 में ब्रेक्जिट संपन्न हुआ, यानी ब्रिटेन का EU से एग्जिट होना, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना क्या कहलाता है, ब्रेक्जिट कहलाता है। तो ये 31 दिसंबर, आई थिंक 31 दिसंबर 2020 को ये हुआ था शायद एग्जैक्ट, ठीक है। जनवरी है, दिसंबर है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। बाकी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होता है, 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन यूनियन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टीट्यूशन लाइक द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी हैव played a role for establishment of a यूरोपियन यूनियन। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूरोपियन यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट होने में। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन करेंटली हैज 24 मेंबर्स, तो नहीं 27 मेंबर्स हैं इसमें करेंटली। EU समिट्स विद द इंडिया हैव बीन हेल्ड सिंस 2002। तो बिल्कुल सही है, 2000 से ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में समिट्स हो रही हैं। ब्रेक्जिट वाज कंप्लीटेड इन द यूरोपियन यूनियन 2020। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना कब कंप्लीट हुआ, तो ये कंप्लीट हुआ 2020 में। ठीक है, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन ऊपर होंगे और ऑप्शन जो है आपका बीच में यहाँ पर दिखाई देगा, तो इस हिसाब से आप चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सारे यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन कब हुआ इसमें से एग्जिट, तो ये हुआ था 31 जनवरी को, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन एग्जिट हो गया था। दिसंबर में नहीं, बल्कि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज का 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आसियान +6 में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, क्या ये बात सही है? आप लोगों की सारी टेस्टिंग हो जाएगी आज, जितना आपके अंदर जितना भी खुरापात होगा ना, सारा यहाँ पर निकलेगा। आसियान +6 में कितने अमेरिका है या नहीं है। ठीक है, तो आसियान +6 में अमेरिका शामिल बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आसियान राष्ट्रों के साथ मिलकर किए गए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में अमेरिका शामिल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस हिसाब से ए क्या है, गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, कथन गलत है और कारण क्या है, सही है। आसियान +6 में अमेरिका शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आसियान +6 इंक्लूड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, तो गलत है, ये यूनाइटेड स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करता है। रीजन क्या है, यूनाइटेड स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड विद द आसियान नेशंस। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है आपका और रीजन क्या है, सही है। जब स्टेटमेंट गलत होता है तो रीजन अपने आप सही होता है, रीजन गलत होता है तो स्टेटमेंट अपने आप सही होता है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, आसियान +6 में कौन कौन से देश आते हैं? आसियान +6 में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के 10 देश ये तो आते आते हैं, और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य 6 देश शामिल हैं। 6 देश एशिया प्रशांत के कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चीन है, भारत भी है, जापान है, कोरिया है और न्यूजीलैंड है। ये क्या है? ये 6 सदस्य हैं जो आसियान +6 में आते हैं। आसियान +6 यानी आसियान के कितने देश हैं? 10 + 6 6 अन्य 6। आसियान +6 में अमेरिका नहीं है, बल्कि आसियान +6 में चाइना है, भारत है। ये चीज 2 को याद रखिएगा जरूर। ठीक है, आसियान +6 में कौन कौन है? चीन और भारत है। लेकिन अगर बात की जाए आसियान +3 में, आसियान +3 में कौन कौन से हैं? चीन भी है, जापान भी है और कोरिया भी है। ठीक है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, आसियान +3 में भी है, आसियान +6 में भी है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस को देख करके उनको लग रहा होगा कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, अच्छा कि आपने इन क्वेश्चंस को करवा दिया। ठीक है, देखिए आता रहता है आप लोगों को क्वेश्चन, बट आप प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से चीजें आपसे थोड़ी सी दूर हो जाती हैं। आसियान +6 इंक्लूड्स द 10 कंट्रीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी आसियान के 10 कंट्रीज को इंक्लूड करता है, एंड 6 अदर कंट्रीज को भी ये इंक्लूड करता है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं। तो एशिया पैसिफिक के वे 6 कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, कोरिया है, एंड कोरिया का मतलब साउथ कोरिया, एंड न्यूजीलैंड है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? 6 कंट्रीज हैं
तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन के सदस्य राष्ट्रों के संदर्भ में 9 डैश लाइन शब्द है, ठीक है, 9 डैश लाइन विवाद को प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो 9 डैश लाइन जो है मेन विवाद है, ये है आसियान देशों के साथ, आसियान देश प्लस चीन, ठीक है। चीन जो है ये दक्षिण चीन सागर का मेन विवाद है। कहां का विवाद है ये? दक्षिण चीन सागर का मेन विवाद है ये, चीन सागर में विवाद है। विवाद है द्वीपों को लेकर के, आइलैंड्स को लेकर के। चाइना जो है आसियान के कुछ कंट्रीज जो हैं उनके एरिया, उनकी टेरिटरी में जाकर के कहता है कि ये द्वीप जो है मेरे हैं, और इसने 9 लाइंस ऐसे बना रखी हैं, ठीक है। तो जो है आसियान को, इसको हम कोरिलेट करेंगे कि 9 डैश लाइन वैसे जो है चाइना से विवाद माना जाता है, पर चाइना का विवाद जो है आसियान कंट्रीज के मेंबर नेशन से है, ठीक है, नेशंस मेंबर से है। 9 डैश लाइन dispute is a prominently known in the context of the member nations which of the following organizations। तो आसियान इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। सर्वप्रथम 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमितांग सरकार ने 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी में को 11 डैश लाइन से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। मेन क्या है कि चीन द्वारा 1958 के घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया था। चीन के इस दावे से वियतनाम का स्पार्टली द्वीप, पार्सल द्वीप है ना, ये सब 9 डैश लाइन के अंतर्गत क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। तो वियतनाम किसका देश है? आसियान का देश है। तो ये मेन अगर हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है, फिलीपींस भी इसमें आता है, इंडोनेशिया भी आता है। तो ये सारे क्या है? 9 डैश लाइन के अंतर्गत ये कंट्रीज जो है विवाद के तहत हम इनको देखते हैं बेसिकली। तो ये सारी कंट्रीज जो है आसियान की कंट्रीज हैं, तो हम 9 डैश लाइन को जो है चाइना और आसियान के बीच में या आसियान कंट्रीज के मेंबर्स के बीच में रखकर देख सकते हैं। तो वही सारी चीजें एज इट इज जो है इंग्लिश मीडियम में भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये रहे आज आपके 20 क्वेश्चंस। आपको ये 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है और इवनिंग में आपको फिर 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस अभी रिकॉर्डिंग 1 PM पर मैं कर रहा हूँ, मॉर्निंग में ये अपलोड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर लगाएं। क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और सारे कोर्सेज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस आप इतना सहयोग करिए कि सारी वीडियोस को आप कंटिन्यू देखिए और अच्छे से शेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए यही एक गुरु दक्षिणा हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।